बात करने वाला हूं बीजेपी की। सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल और दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक, और भारत की राजनीति का पहिया इन्हीं दो पार्टियों के इर्द गिर्द घूमता है। अब 2014 याद कीजिए, बीजेपी सत्ता में आई, कांग्रेस के तारे गर्दिश में थे, 44 सीटों पर सिमट गई, अपना नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुनवा पाई कांग्रेस पार्टी। और यही हाल 2019 में भी रहा, 52 सीटों पर सिमटी रही, यानी कि नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया, हाशिए पर जाती दिखी, अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा, तलवार लटक रही थी। पर मैं बात कर रहा था 2014 की। प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने ताल भी ठोकी, चुनावी सभाओं में भी, संसद में भी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना देखा गया। कांग्रेस जिसने 2014 तक लगभग 55 साल देश पर राज किया, उसे देश की तमाम दिक्कतों, परेशानियों, बीमारियों, आफतों के लिए जिम्मेदार ठहराने की पुरजोर कोशिश की गई कि अंधेरे में धकेल दिया। कांग्रेस ने देश को बंटवारा कराया, परिवारवाद को पोसा परोसा, थोपा, भ्रष्टाचार की जन्नी कांग्रेस पार्टी। सत्ता की मलाई काटने से मतलब था, जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं, यह बीजेपी कहती सुनाई दी। लेकिन 10 साल जो ये पहिया घूमा है राजनीति का, क्या वो एक ऐसा घूमा कि जो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का एक सपना संजोया जा रहा था, अब वही पार्टी कांग्रेस युक्त होती जा रही है क्या? चर्चाएं पहले भी हुई, लेकिन आज ये चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कार्यक्रम शुरू होने से कुछ ही पहले, 40-45 मिनट पहले, खबर फ्लैश हुई। राज्यसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। 9 उम्मीदवार। अब इनमें हरियाणा से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया किरण चौधरी को। अब जो नहीं जानते किरण चौधरी कौन है, बहू है बंसीलाल की, आधुनिक हरियाणा जो है, मॉडर्न हरियाणा, उसके जनक। ये तो कांग्रेस पार्टी में थी। 9 जून को अपनी बेटी के साथ, श्रुति चौधरी के साथ, वो भी सांसद रह चुकी हैं, बीजेपी में आई और आज उन्हें राज्यसभा में भेजने की तैयारी कर दी। ऐलान कर दिया बीजेपी ने, उम्मीदवार बना दिया। अब हरियाणा 10 साल से बीजेपी की सरकार है, विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 1 अक्टूबर को मतदान होगा, 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। तो 10 साल किसी सूबे पर आपने राज्य कर लिया तो एक मजबूत नेतृत्व तो बन गया होगा, गिवन मानकर चलते हैं। लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें जो अभी हाल ही में मुकम्मल हुए, तो हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की। उनमें से 6 उम्मीदवार बीजेपी के हैं ही नहीं या थे ही नहीं, कभी ओरिजिनल बीजेपी वाले नहीं है। नवीन जिंदल, कोयला घोटाले में बीजेपी सबसे ज्यादा जिस शख्स को घेरती दिखाई दी थी, और कांग्रेस में थे नवीन जिंदल, कि भाई सीधी ट्रेल है, इनको तो जेल में डालिए, यह मांग बीजेपी करती थी। नवीन जिंदल ने बीजेपी ज्वाइन की और 2 दिन बाद ही उनके नाम की घोषणा कर दी गई बतौर उम्मीदवार कुरुक्षेत्र से लोकसभा टिकट पर। अशोक तंवर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हरियाणा के, सिरसा से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। अरविंद कुमार शर्मा, ये पुराने कांग्रेसी, रोहतक से जीते थे 2019 में,
चौधरी धर्मवीर, एक और पुराने कांग्रेसी, उम्मीदवार बनाया गया महेंद्रगढ़ भिवानी से। राव इंद्रजीत सिंह, अब वो उनका अपना दुख है कि मैं तो राज्य मंत्री ही बना रहूंगा, लगता है सारी उम्र रिकॉर्ड बनाऊंगा, पर ये कांग्रेसी थे। और रणजीत चौटाला का भी यहां जिक्र करना जरूरी होगा, बेटे देवीलाल के, ताऊ के, विरासत कुछ और अब बीजेपी में। तो मैंने पहले भी वो कहा था, आजकल हरियाणा में एक बात चल रही है, चौराहों पर, गली नुक्कड़ों पर, चौपालों में, चौपाल कहते हैं, चौपाल है शब्द, मैं उसका बिल्कुल देसी अंदाज में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि भाई लोग जिता देंगे कांग्रेस ने और कार्यकर्ता हरवा देंगे बीजेपी ने। क्योंकि कार्यकर्ताओं में अब एक नाराजगी घर करने लगी है कि बाहर से जो आया उसके लिए आप लाल कालीन बिछा देते हैं, मलाई काटने का पूरा मौका देते हैं, अच्छे पद राज्यसभा में आप उनको सीधा बिठा देते हैं। तो हम किस बात की अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे, चप्पलें घिस रहे थे, सालों से बीजेपी का झंडा लिए हुए हम क्यों घूम रहे थे? और ये कार्यकर्ताओं नहीं, संघ में भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी इस बात को लेकर एक बड़ी चिंता घर करने लगी है कि चाल, चरित्र और चेहरे की दुहाई देने वाली पार्टी, द पार्टी विद द डिफरेंस की ताल ठोकने वाली पार्टी, अब बाहरी इन्फ्लुएंसेस को लेकर इतनी इंडिफरेंट क्यों हो गई? कांग्रेस अगर भ्रष्टाचार की जननी है तो ये सारे कांग्रेसी क्यों आ रहे हैं? अशोक चव्हाण, आदर्श घोटाला जी, जो हमारे फौजियों के लिए, करगिल के शहीदों के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बन रही थी उस पर कब्जा कर लिया, उस पर गड़बड़ झाला किया और राज्यसभा भेज दिया। मिलिंद देवड़ा नाराज हुए, चले बीजेपी में नहीं ले पाए तो एकनाथ शिंदे के पास भेज दिया, संजय निरुपम को ले आए। जो नाराज उसके लिए दरवाजे खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। जितिन प्रसाद, उनको विधानसभा ले गए, मंत्री बनवाया, फिर लोकसभा में भी ले आए। आरपीएन सिंह, और ये लोग हमेशा दाएं और बाएं, राहुल गांधी जिन पर परिवारवाद के आप आरोप लगाते हो, तो मिलिंद देवड़ा, उनके पिता, उनकी विरासत क्या है? या आरपीएन सिंह की, या जितिन प्रसाद की, या ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो तो हमेशा दाहिने में खड़े दिखाई देते थे राहुल गांधी के साथ। ये जब कांग्रेस में थे, उस कांग्रेस से दिक्कत नहीं, मतलब अब वाली कांग्रेस से दिक्कत है। बीजेपी क्या यहां पर बताना और समझाना चाह रही है? बात सिर्फ किरण चौधरी की नहीं है। अब राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू, पुराने कांग्रेसी, पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के, उनको राजस्थान से राज्यसभा टिकट दे दी गई। क्यों? क्योंकि मंत्री बना दिया गया, बावजूद इसके कि लोकसभा चुनाव हार गए। इतनी कृपा दृष्टि बीजेपी के पुराने नेताओं पर भी ऐसी नजरें इनायत नहीं की जा रही, पर रवनीत बिट्टू पर की जा रही हैं, जो पुराने कांग्रेसी। और ममता मोहंता, उड़ीसा में बीजेडी विधायकी से इस्तीफा दिया, सीधे उनको अपर हाउस में भेजने की तैयारी कर दी। वो कार्यकर्ता जिन्होंने पिछले 25 साल से सड़कों पर लाठियां खाई और अब सरकार बनाई, उनमें से कोई आदमी नहीं मिल पाया। और ये वो बीजेपी है जहां पर कार्यकर्ता, उस पर तवज्जो देने की बात कही जाती है। संगठन सर्वोपरि है। तो संगठन के लिए काम करने वाला जो है, उसका क्या? फरवरी से ही अगर मैं कुछ नाम गिनूं, वैसे तो 442 उम्मीदवार थे बीजेपी के लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने उतारे, उसमें से लगभग 125 बाहर से आए हुए थे। उनमें से काफी लोग हारे भी, जैसा अशोक तंवर,
या चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर, उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण दे दूं तो छोटे बड़े नाम एक साथ लेते हुए 4 फरवरी को गुजरात कांग्रेस के विधायक रह चुके चिराग पटेल, सीजे चावड़ा एक और कांग्रेसी विधायक रह चुके, अशोक चव्हाण उनका मैंने जिक्र किया, विभाकर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते ये आए बीजेपी में, कांग्रेस से आए कांग्रेसी नेता निकेत पटेल, एस विजय धरानी ये कांग्रेस विधायक, अमरीश डेर, अर्जुन मोढवाडिया बड़ा नाम गुजरात में, कांग्रेस का बड़ा नाम ले आए, राजेश कुमार मिश्रा, अरविंद लदानी, पद्मजा वेणुगोपाल, सुरेश पचौरी मध्य प्रदेश में एक बड़ा नाम, अजय कपूर, पद्माकर वल्लवी, परनीत कौर, कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले आए, फिर उनके बाद धर्मपत्नी भी आई, डॉक्टर नितिन, रवनीत सिंह बिट्टू का मैंने जिक्र किया, बॉक्सर भूपेंद्र विजेंदर सिंह, गौरव वल्लभ। ये एक और दिलचस्प बात है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उस पर अगर आप नजर डालेंगे, जो बीजेपी की तमाम नीतियों का पुरजोर समर्थन करते हुए वकालत करते हैं, विपक्ष को घेरते हैं, उनमें से ज्यादातर वो जो कभी विपक्ष की बातें कहा करते थे टीवी स्टूडियोज में, एक सुधांशु त्रिवेदी को छोड़ दें तो गौरव भाटिया, गौरव वल्लभ, डॉक्टर अजय आलोक, राधिका खेड़ा, रोहन गुप्ता, ये तो कांग्रेसी जो सीधे आए, जेडीयू से अजय आलोक आए, समाजवादी पार्टी से गौरव भाटिया आए, शहजाद पूनावाला कांग्रेस पृष्ठभूमि के, प्रेम शुक्ला शिवसेना से आए हुए, जयवीर शेरगिल कांग्रेस से आए हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिए जाते हैं, आम आदमी पार्टी से आई हुई शाजिया इल्मी। तो ये कितनी लंबी फेरिस्त है। बीजेपी के पास अपना टैलेंट नहीं है क्या? और इससे जो नाराजगी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्या आप 2 नैरेटिव यहां पर चल रहे हैं। 2 दिन पहले की खबर है, राहुल गांधी 4 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, वो बैठकों में ये कहते पाए गए हैं कि देखिए जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको टिकट देने में सबसे पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये नहीं जॉनी कम लेटली जो पैरा ट्रूप करके आए हैं। और बीजेपी जो इसके उलट जाती दिख रही है। बीजेपी तो हमेशा कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देती दिख रही थी, अब जो बाहर से आ रहा है उसके लिए सारे द्वार खोलती दिखाई दे रही है क्या बीजेपी? तो ये राजनीति का क्या चेहरा हमारे सामने अब आ रहा है, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, राजनीति का अगला चरण बीजेपी का कांग्रेसीकरण, यानी कि कांग्रेस मुक्त भारत से कांग्रेस युक्त बीजेपी, और मलाई खाएंगे पैराशूट लीडर तो पार्टी पर क्या असर। उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है, संगठन सबसे बड़ा है, सरकार नहीं, व्यक्ति नहीं, ये नैरेटिव तो चल ही रहा है। चर्चा में आज देश के वरिष्ठतम पत्रकार मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने सालों कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टीज को ट्रैक किया है। राकेश शुक्ला हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, आशुतोष मेरे साथ हैं। विनोद शर्मा, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर, और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, सीधा सवाल का जवाब देंगे, सीधी बात किया करते थे, प्रभु चावला भी जुड़ गए हैं। और प्रभु, इतने साल हो गए बीजेपी को भी ट्रैक करते हुए आपको, ये बीजेपी का पूरा कांग्रेसीकरण हो गया। कहां कांग्रेस मुक्त भारत, कहां कांग्रेस युक्त बीजेपी होती दिखाई दे रही। अब किरण चौधरी भी उम्मीदवार हो गई, रवनीत सिंह बिट्टू भी हो गए, सिलसिला थम नहीं रहा है और ज्यादा रफ्तार पकड़ता दिखाई दे रहा है। देखिए संदीप, आपने पिछली बार भी एक शो किया था, मैंने कहा कि जब 240 सीटें आई थी
जैसे लोग उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी को कांग्रेस मुक्त किया जाएगा, उसका प्रोसेस शुरू होगा, परंतु जो नॉमिनेशन आपने किया है, जो आपने वर्ड यूज़ किया है, बजाय कांग्रेस मुक्त करने के बाद ये कांग्रेस युक्त होती जा रही है बीजेपी पार्टी। जितने स्पोक्स पर्सन आपने बनाए हैं जो गाली देते थे बीजेपी को, आरएसएस को गाली देते थे, वो आज उनकी तरफ तारीफ़ कर रहे हैं। वो राजनीति में चलता रहता है। परंतु मैं ये देखना चाहता हूँ कि मोदी जी अपनी तरह की पार्टी को बनाना चाहते हैं। हालांकि 2014 के बाद ये क्लेम किया जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमने बनाई, सबसे बड़े कार्यकर्ता हमारे पास हैं, पर उन 16 करोड़ कार्यकर्ता जो उनके पास ओरिजिनल हैं, उनमें से टिकट देने के लिए उनके पास एक ही व्यक्ति सक्षम नहीं है। ये स्पष्ट हो जाता है कि जो कार्यकर्ता आपने खड़े किए, जो आपने मेंबरशिप बनाई, ये जो आपके पास काम कर रहे हैं पहले से, उनमें से कोई भी लेजिस्लेचर्स के अंदर कानून बनाने वाली जगह पर जा नहीं सकता, और कांग्रेस की तरफ, बीजेपी की तरफ से स्पोक्समैन भी नहीं बढ़ सकता। मतलब आइडियोलॉजिकली डिफेंड करने के लिए भी आपको कांग्रेस के डिफेक्टर चाहिए, जिनको उनके बारे में पता नहीं है कि बीजेपी आइडियोलॉजी क्या है, संघ की आइडियोलॉजी क्या है। परंतु यही लगता है कि जीतना उनको है, आइडियोलॉजी के ऊपर नहीं जीतना है, कार्यकर्ताओं के बल पर नहीं जीतता है, पब्लिसिटी के बल पर जीतना है। कि आप पब्लिसिटी करके, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट करके, सोशल मीडिया पे अपना अट्रैक्शन बना करके, बाकी जितने भी टीवी चैनल्स हैं उनके माध्यम से प्रचार करने के आप जी सकते हैं। आपको कर्मठ कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी जो अनाउंस किए हैं, मैं सरप्राइज हूँ, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से होगा। हाँ। जिस तरह भी उन्होंने किया, अभी उड़ीसा के अंदर भी छोड़ कर के आई, उनको आपने राज्यसभा टिकट दे दिया। उड़ीसा के अंदर बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है, और बीजेपी के संघ के कार्यकर्ता, आपकी देसी भाषा, आपकी मदर टंग पंजाबी है, वो चट मंगनी त पटव्या, मतलब 9 जून को आई हैं किरण चौधरी और सीधा राज्यसभा। 2 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करते हैं नवीन जिंदल, कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार। इतना जल्दी सीधा इनाम? नहीं तो कूलिंग ऑफ पीरियड भी होता है कि भैया आइए, थोड़ा बैठिए। आपने नाम लिए, हाँ, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, वो सब खत्म हो गया। पहले ये होता था कि कितना कार्यकर्ता काम करता है उस हिसाब से मिलता था। परंतु किरण चौधरी का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ लगता है कि चुनाव आ रहे हैं, और जाट कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहाँ पर 5-7 सीटों का फ़र्क पड़ सकता है, पॉलिटिकल कंपल्शन हो सकती हैं। परंतु जब आप एक पूरे स्कीम टूल किट देखेंगे, टूल किट के अंदर ये शामिल है, जैसे आपने देखा कि सारे के सारे बहुत सारे कांग्रेसी जो डिफेक्ट होकर के आए थे, 125 लोग बाकी पार्टियों से अंदर बीजेपी के अंदर आए थे, उनमें से बहुत सारे हार गए। यानी कि उनकी, जिनके खिलाफ आप बोलते थे, जिस पार्टी ने पिछले 75 साल के अंदर करप्शन की, 70 साल की करप्शन की, हर भाषण में आप कहते हैं, उन्हीं के कार्यकर्ताओं के जो सत्ता में रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, जो करप्ट सरकार के अंदर, करप्ट मिनिस्ट्री के अंदर रहे हैं कांग्रेस की, वो आपके यहाँ आकर शुद्धिकरण उनका हो गया है, वो सबसे बड़े आपके नेता बन रहे हैं। ये अपने आप में एक डाइवर्जन हो रहा है, मतलब डाइल्यूशन जो हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी का, कि कार्यकर्ता, ये कार्डर बेस्ड पार्टी थी, अब कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं रहेगी बीजेपी, ये कार्डर बेस्ड बन करके डिफेक्टर्स की पार्टी बनती चली जा रही है। और अगर हरियाणा की बात करें, आपने हरियाणा में, मैंने जो इस्तेमाल किया, बहुत से लोगों से बात कर रहा हूं, चुनावी तैयारियां वहां जोर पकड़ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि कार्यकर्ता हराएंगे बीजेपी को। कार्यकर्ताओं में पहले से ही इस बात की नाराजगी थी कि 10 उम्मीदवार जो लोकसभा के लिए आपने चुने, उनमें से 6 तो बाहर ही हैं। क्या हमारा 10 साल में बीजेपी, चलिए पहले सिंगल डिजिट वाली पार्टी थी हरियाणा में, पर जब से ताकत में आई, सत्ता में आई, आपने अपनी लीडरशिप भी नर्चर नहीं की, और ये देश की और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। संदीप, चुनाव जैसे जैसे आते जाएंगे, मेरे को लगता है कि केंद्र का नेतृत्व जो है ये विश्वास कर चुका है कि अपने कार्यकर्ता डिपेंडेबल नहीं हैं। इसलिए बाहर के लोग जो हैं, कांग्रेस के हैं या दूसरी पार्टी के हैं, जैसे जैसे चुनाव आएंगे आप देखेंगे कि बाकी पलायन बाकी पार्टी से होगा। ये अभी भी नज़र लगा के बैठे हैं कि हमारे कार्यकर्ता चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए हमारे को दूसरी लोगों से विनेबिलिटी जो है कार्यकर्ताओं की नहीं है। आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, बहुत बड़ा एनालिसिस कर रहे हैं। पास कर दिया है। हाँ। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है, दिल्ली के अंदर भी आपने देखा कई बार छोड़, अभी चुनाव आने दीजिए, आपको महाराष्ट्र और बाकी लोगों में आएंगे, कितने लोग डिफेक्ट करके बीजेपी के अंदर आ गए, उन कितने की टिकट मिलेंगी, आप देखने वाली बात होगी। बीजेपी के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर नो ट्रस्ट है, किस्म से कि वो विश्वास पात्र नहीं है। वो भी लगता है कई बार उनको समझते जाते वो भ्रष्ट हैं, दिल्ली का आपने अच्छा उदाहरण दिया, इसलिए उनको नहीं। दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली चले जाते हैं, वापस कांग्रेस आ जाते हैं, अब फिर चले गए, साथ में राजकुमार चौहान, मतलब फिर चल रहे हैं।
किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं। मतलब बीजेपी ओपन डोर पॉलिसी अपना रही है क्या बीजेपी? बिल्कुल ओपन डोर है, आइए ज्वाइन करिए, मलाई खाइए, जो आपका शब्द मशहूर शब्द है, मलाई खाने की बात है। बीजेपी के अंदर कार्यकर्ताओं को बुला करके मलाई के साथ बाकी पराठे भी बांटे जाते हैं, आप आकर के मज़े करिए। ये स्पष्टि होती जा रही है कि बीजेपी का असली में 240 आए हैं। जैसे आपने कहा, अल्टीमेटली क्या होगा अगर ये स्थिति चलती रही तो बीजेपी को हराने वाले बीजेपी वाले होंगे, बाकी कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कार्यकर्ताओं के प्रति अविश्वास प्राप्त करना और उन कार्यकर्ताओं को कहना कि उनके लिए काम करो जिनके खिलाफ आपने 25 साल 30 साल भाषण दिए हैं, उनके लिए आप पार्टी के लिए वोट मांगेंगे जा करके, तो किस तरह से कार्यकर्ता को शर्म आती है कि कार्यकर्ता बीजेपी का अभी भी कमिटेड है आइडियोलॉजी के साथ, वो हमेशा स्वयं से बना हुआ है। उसके सामने प्रॉब्लम, उसके सामने मॉरल डिलेमा हो गया है कि हम ऐसे व्यक्ति को बार बार कितने लोगों को सपोर्ट करेंगे, 1 को करेंगे, 2 को करेंगे, 3 को करेंगे, यहाँ तो थोक के भाव लोग आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हरियाणा के अंदर जब अनाउंस होंगे नाम, आप देखना कितने एमएलए बीजेपी से डिफेक्ट होंगे, जो डिफेक्टर होंगे वहाँ पर जा करके। ये सोचने वाली बात है। मेरे को लगता है क्यों कर रहे हैं, बीजेपी के नेतृत्व को अपने ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे कि उनका जो करिश्मा है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, वो पार्टी को नहीं जिता सकती है। ठीक है राकेश शुक्ला, आपने भी बीजेपी इतने सालों कवर की, समझ में आ रहा है ये बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, ये तो आंखों के सामने होता दिख रहा है। और ताल ठोकी गई थी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की, उसके बिल्कुल विपरीत क्यों जा रही है बीजेपी? संदीप जी, लगातार आप चर्चा कर रहे हैं लेटरल एंट्री की। भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार दोनों जगह पर इस समय पर लेटरल एंट्री चल रही, आज से नहीं, आप 2014 के बाद से देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक फार्मूला तय किया है कि कुछ आप लाइए, कुछ हमसे ले जाइए और हमारी सीटें बढ़ाइए। उसी के तहत जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया है उनका देखिए कि उनका अपना एक छोटा सा वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर बेस वोट बैंक है। देखिए, मैं कैडर शब्द का इस्तेमाल इसलिए करता हूं क्योंकि सब पार्टी में 2 तरह की श्रेणियां होती है, एक समर्पित, एक समर्थित। समर्थित तो साइड हो जाता है, लेकिन समर्पित व्यक्ति लास्ट तक रहता है। और उसी के चलते कांग्रेस और समर्पित अगर नाराज हो गया और वो समर्पित यदि नाराज होता है, समर्पित यदि नाराज होता है तो कांग्रेस जैसी हालत होती है। कांग्रेस आज भी सिर्फ इस वजह से जिंदा है कि सारे समर्पित कैडर उसको नहीं छोड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज इसलिए भी जीत रही है क्योंकि समर्थित तो बदल रहा है, लेकिन समर्पित आज भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके के हालात की आप चर्चा कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, उसमें मुझे लगता है समर्पित नहीं, ये बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है और विचारधारा वाली ये पार्टी, देखिए एक स्पष्ट विचारधारा, जहां बीजेपी की जो ताकत है उनको कतई मैं कभी नजरअंदाज नहीं करता हूं, पर विचारधारा को लेकर ही असमंजस पैदा कर दिया है क्या? नहीं, अब बीजेपी के नहीं, वैचारिक समझौता को लेकर इस पे बात नहीं करनी चाहिए। कारण ये है कि आप देखिए कि पार्लियामेंट में, सड़क में और संसद में, दोनों जगह देखिए कि बिट्टू जी को किस भूमिका में लाया गया है संसद में। आप देखिए, जब संसद में बहस होती है तो चन्नी जी किस पोजीशन पे खड़े होते हैं और बिट्टू किस पोजीशन पे खड़े होते हैं। वहां पे दोनों कांग्रेसी को आप सामने देखेंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। नहीं, इससे क्या फायदा हो रहा है बीजेपी को? फायदा ये नहीं हो रहा, फायदा ये कोई फायदा हो रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कहां पे फायदा हो रहा है। सवाल ये है कि लोहा लोहे को काटता है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति तय की है कि कांग्रेस के सामने कांग्रेस को खड़ा करना है। आप गौरव भाटी, बीजेपी ने 44 सीटें, फिर 52 सीटें। अब ये करके क्या कांग्रेस को या कांग्रेस के पर जो आप हमले करते हैं, उन हमलों को आप खुद ही कुंद कर रहे हैं उनकी धार को। 2014 के पहले हम यही जिनके प्रवक्ताओं की आप बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी का माला जपते और गाना गाते हुए इसी टीवी चैनल में देखता था। बिल्कुल। और आज वो भारतीय जनता पार्टी का माला जपते हुए दिखाई दे रहे। तो पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है कि हमारा कैडर जो है, हमारी पार्टी वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध है और ये देखिए ये पलायनवादी है जो हमारे यहाँ आके हमारा गाना गाते हैं। उसमें चाहे अजित पवार भी आ जाएं, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड अरे अशोक चौहान के लिए तो 3 दिन पहले श्वेत पत्र में नाम आया था उनका। हाँ। जो पार्लियामेंट में श्वेत पत्र आया और 3 दिन के बाद अशोक चौहान भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रपति सांसद बने। एक बहुत कट्टर समर्थक हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा, उनसे पूछा गया कि भाई बीजेपी की ये वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग मशीन की, ये वॉशिंग मशीन पुराना हो गया, अब धोबी घाट है, सीधा साफ कर देते हैं कि आए अशोक चौहान आ रहे हैं, बीजेपी के धोबी घाट में आकर धुल गए, बात खत्म। मैं इसलिए तो बोल रहा हूं कि लेटरल एंट्री है। हाँ। दोनों में लेटरल एंट्री में विशेषता एक है कि एक के पास योग्यता होनी चाहिए और आपके पास वोट ले आने की योग्यता होनी चाहिए।
अब धैर्यशील पाटिल को देखिए, महाराष्ट्र से उनको टिकट दिया गया है। आप कोल्हापुर, सोलापुर, अकलूर, ये पूरा इलाका जो है पंढरपुर वाला, वो मोहिते पाटिल का गढ़ है, और वो बीच में लोकसभा चुनाव के पहले नाराज होकर चले गए थे। उनको मना के लाया गया क्योंकि लोकसभा में तो ये रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल रणनीति का हिस्सा है। हर जगह वो उसको ला रहे हैं जिसके पॉकेट में थोड़ा वोट हो, और आप हमसे वोट लीजिए और ले जाइए, यही हिस्सा है। और यदि आप कैडर की बात करें ये तो साम दाम दंड भेद वाली व्यवहारिक राजनीति है। केपी यादव जैसा साधारण सा कार्यकर्ता सबसे कद्दावर ज्योतिराज सिंधिया जैसे नेता को हराया गुना से। आज केपी यादव कहां पे खड़े हैं? मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि लगातार वहां बाहरी प्रत्याशी दिए गए, धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावड़ेकर और आपके मुरलीधरन, अब जॉर्ज कुरियन आ गए हैं। तो दिक्कत ये क्या, मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता नहीं है, मध्य प्रदेश में नेता नहीं है। 29 लोकसभा सीटें जितवा के तो मतलब अपने समर्पित कार्यकर्ता को लेकर आश्वस्त है बीजेपी, आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आज भी समर्पित कार्यकर्ता उसके साथ है। समर्थित कार्यकर्ता बदल रहा है। यदि समर्पित कार्यकर्ता में कहीं भी थोड़ा सा ऊंचा नीचा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पण विनोद शर्मा जो राकेश यहां पर कह रहे हैं, एक समर्पित कार्यकर्ता है और एक समर्थित जो आएगा, कुछ समर्थन अपना लेकर आता है। तो हरियाणा में भी चाहे वो 6-6 बारियों को सांसदी का टिकट दिया हो, अब किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजा जाना हो, या मैं महाराष्ट्र को भी जोड़ दूं, चाहे उसमें अशोक चव्हाण हो या संजय निरुपम सरी के नेता या मिलिंद देवड़ा, अपना वोट बैंक समर्पित के साथ और समर्थक जो आ रहे हैं उनको बढ़ा रही है कांग्रेस, बीजेपी। किस तरह से देखेंगे आप इसे? अनम्यूट कीजिए प्लीज विनोद। हमने बरसों से राजनीति देखी है और बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जहां नेताओं के साथ काडर शिफ्ट कर जाता है। मिसाल के तौर पे ममता बनर्जी, कांग्रेस का पूरा काडर ले गई वो। हेमंत बिस्वा शर्मा, असम में सारा काडर ले गए। क्या इनमें से कोई भी नेता जिसको कि राज्यसभा का टिकट दिया गया है उनकी टक्कर का नेता है? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अभी कहा गया कि काडर बेस्ड पार्टी थी। मतलब भारतीय जनता पार्टी के ब्लू ब्लडेड वर्कर्स जो तटस्थ रहे अपनी सोच पर, अपने विचार पर, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उस भारतीय जनता पार्टी के चलते आडवाणी जी पार्टी को उस शिखर पर ले गए जहां पर आज वो है। मोदी जरा ऊपर ले गए लेकिन आज वो है। मैं समझता हूं कि जो बीजेपी जिदा करती थी जेडीयू से डीएनए के बारे में, बीजेपी को अपना डीएनए चेक करवाना पड़ेगा। और जिस तरह से इधर उधर से वो बटोर रहे हैं नेतागणों को, मैं समझ सकता हूं कि किरण चौधरी को क्यों बटोरा, क्योंकि वहां पर जो बीजेपी की राजनीति थी वो जाट को साइडलाइन कर कर एक नॉन जाट को मुख्यमंत्री बनाने वाली राजनीति थी। खट्टर साहब के बाद अब दूसरे जो आए हैं वो भी वही हैं। तो वो शायद वहां पर थोड़ा सा अपना लॉस्ट ग्राउंड रिकूप करना चाहते हैं। उसी तरह से बिट्टू इलेक्शन हार गए थे लुधियाना से, बीजेपी की टिकट पे हारे, लेकिन उनको इसलिए बनाया गया कि वो नवजोत सिद्धू के बाद कोई जट सिख चेहरा बीजेपी के पास पंजाब में नहीं है। ये दे मेक सेंस, ये पॉलिटिकल सेंस समझ में आती है इनसे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये 7 जो 9 जो अभी बनाए गए हैं, इनमें क्या सब इतने कलाकार थे, इतने जबरदस्त राजनीतिक वो कलाकार हैं कि उनके बिना बीजेपी का काम नहीं चल सकता था? मुझे समझ में नहीं आ रही है। देखिए, मेरे को ये लगता है कि बीजेपी में जो स्थापित नेतृत्व है विभिन्न श्रेणियों में, उस नेतृत्व को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश हो रही है। किस लिए हो रही है ये शायद जो शीर्ष नेतृत्व है वही बता सकता है। लेकिन हमने गुजरात में होते हुए लगातार देखा कि जिस तरह से एमएलए, जो सिटिंग एमएलए हैं, बदल दिए जाते थे, अब भी बदल दिए जाते हैं। और अब आप देखिए कि हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व परिवर्तन में बिजी है। कार्यकर्ताओं में क्या नाराजगी बढ़ेगी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लगातार कुछ फीलर्स आते रहते हैं, अजित पवार को लेकर बहुत सारे लेख भी आ चुके हैं कि भाई उनकी क्या जरूरत थी, आप यहां पर भ्रष्टाचार पर वार कर रहे हैं, पर धोबी घाट खोल के जो रखा हुआ है।
तो संकेत विरोधाभासी भी आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ और कह रहा है, केशव प्रसाद मौर्य ही कह रहे हैं भाई संगठन सर्वोपरि है। संगठन का क्या मतलब होता है? कार्यकर्ता सर्वोपरि है, पर मैं ये कह रहा कार्यकर्ता सर्वोपरि है क्या? देखिए मेरी बात सुनिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कौन सुन रहा है? जो लोग फैसले ले रहे हैं, क्या संघ के सुन रहे हैं? वो उन्होंने परस्पर बोला है, बार बार बोला है, नहीं सुन रहे हैं। देखिए, एक फिल्म आई थी आयुष्मान खुराना की, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो वहां वस्तुस्थिति थी कि जगह जगह से इकट्ठा कर कर आप टैलेंट बनाना चाहते हैं, अपनी पीढ़ी चलाना चाहते हैं, जगह जगह से इकट्ठा करके आप अपनी पीढ़ी नहीं चला सकते। आप विक्की डोनर्स के दम पर पार्टी नहीं चला सकते। आपको अपने सॉलिड ब्लू ब्लडेड कार्डर के दम पर ही पार्टी चलानी है, वरना कोई भी कार्डर बेस्ड पार्टी बिखर जाएगी। क्या आप सोच सकते नहीं, हैं पर कार्डर कि तो है। सीपीआई या सीपीएम ऐसा करे? क्या आप सोच सकते हैं कभी? नहीं, मैं देखिए, पर सबसे बड़ा, हाँ प्लीज, सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल बुलवाक जो बीजेपी का था कौन है? सीपीएम है। कभी वो करेगा ऐसे? वो वैसे ही आज के दिन कमजोर है, लेकिन कमजोर स्थिति में भी वो नहीं करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि ये क्या सोचना कार्डर बेस्ड पड़ेगा पार्टी- या सोच समझकर आशुतोष ये कदम उठाया जा रहा है? भाई 21 करोड़ कार्यकर्ताओं का दम भरती है बीजेपी की। हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो उस पार्टी में जो नया नया आए और बिल्कुल विपरीत विचारधारा का हो, जो पानी पी पी कर बीजेपी को कोसता रहा हो, उसी को मलाईदार पोस्टिंग दे दी जाए। संदीप, इसको 3 स्तर पर समझने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो बीजेपी के संगठन और विचारधारा की बात की जाती है, यह बहुत ही ओवर एग्जैजरेटेड सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की वजह से और संगठन की वजह से सत्ता में कभी नहीं आई। अगर सत्ता में आ जाती तो 1925 में आरएसएस बना था, 1947 तक कम से कम कांग्रेस की आधी तो हो ही जाती, लेकिन नहीं हो पाई। 1951-52 में जनसंघ बनी और 1984 तक 7% की पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। विचारधारा प्रखर थी, संगठन जबरदस्त था, गोलवलकर और बाला साहब देवराज जैसे लोग थे, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी नहीं बन पाई। 1996 में पहली बार सरकार में आई और अटल बिहारी वाजपेयी के तमाम पराक्रम के बावजूद भी 182 सीट लेकर आ पाई, बस अपने बल पे सरकार नहीं बना पाई। तो कहां गई वो विचारधारा, कहां गई उस संगठन की ताकत कि 70 साल लगे रहे और 182 सीट? जब नरेंद्र मोदी ने विचारधारा और संगठन के साथ साथ व्यक्तित्व का करिश्मा और साथ ही साथ पावर पॉलिटिक्स को जोड़ा, तब जाके भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 282 सीट लेकर आई। और जब उस पावर पॉलिटिक्स में और ताकत डाली, एन प्रकारेण सत्ता की किया, तब 303 सीटें आई। वो अगर जिसको ये गलतफहमी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और विचारधारा की वजह से 282 सीट लेकर आए, 303 सीट लेकर आए, उनको बीजेपी जनसंघ की पूरा इतिहास पढ़ना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि प्यारेलाल खंडेलवाल जैसे लोगों की जरूरत होती पार्टी की, लेकिन प्यारेलाल खंडेलवाल जो मध्य प्रदेश में थे, आजीवन लगा दिया उन्होंने, उनके बल पे बीजेपी अपने बल पे सरकार नहीं बना पाती। ये सच्चाई है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसको समझते हैं। वो शक्ति के उपासक हैं, शक्ति की पूजा करते हैं और जानते हैं कि जब तक इस देश के अंदर शक्ति होगी तो विचारधारा का फायदा मिलेगा, अगर शक्ति नहीं होगी तो विचारधारा का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। वो इस राजनीति पे चल। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दोनों अभी भी कांग्रेस पार्टी के आभा मंडल से प्रभावित है। उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी बिना संगठन के, बिना बड़े विचारधारा के 56 साल इस देश के अंदर शासन कर सकती है, देश को आजादी दिला सकती है। तो जरूर इनके आभा मंडल में ऐसी चीज है जो बीजेपी में नहीं है। क्या हम उनके लोगों को अपने साथ लाकर कुछ वैसा बदलाव कर सकते हैं ताकि 2047 तक बीजेपी सत्ता में रहे? इसको समझना पड़ेगा। ये साइकोलॉजी और मनोविज्ञान का प्रश्न। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सब पर विश्वास है, अपनी पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर अपनी पार्टी के ऊपर विश्वास होता तो बाहर से लोगों को लेने की जरूरत नहीं। ये बात प्रभु ने भी कही, आशुतोष, प्रभु ने भी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये कार्यकर्ता में, अपने ही नेताओं में। तो इसके
डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी या नाराजगी अब बढ़ने लगेगी कि बीजेपी का कार्यकर्ता कहे कि एड़ियां घिसाएं हम, कमर तुड़वाएं हम, लाठी खाएं हम और झुंझुना किसी और को दे दिया जाएगा? अब संदीप, आप भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से कितनी उम्मीद करते हैं? लगातार तीसरी बार तो सत्ता में ले आ पाए, भाई जवाहरलाल नेहरू के बाद अकेले नेता है। अब उसके बाद आप चाहते हैं कि मतलब आने वाले हर साल हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीते और बीजेपी की सरकार बने। ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता ना। लेट्स गिव जिसे कहते हैं ना, क्रेडिट नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को देना पड़ेगा। उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई, 2019 में सत्ता में आई और आज भी सत्ता में है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। ये मजबूती के संकेत हैं बीजेपी के लिए, या बीजेपी मजबूती के संकेत दे रही है अब, या ये थोड़ी सी कुलबुलाहट है, हम 240 पर रह गए? भाई कांग्रेस 99 तो सीट लेकर आई, आप तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, बना ली है। देखिए, मैं अपने साथियों के विश्लेषण से काफ़ी कुछ सहमत भी हूं, लेकिन मेरी एक राय थोड़ी सी अलग भी है। मेरा मानना है कि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में भारतीय जनता पार्टी की बागडोर आई, तब से उन्होंने नियोजित रूप से भाजपा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभाव से निकालने का उपक्रम शुरू किया। और आप देखिए, तभी से दूसरी पार्टियों से लगातार दल बदल करवाकर लोगों को इसमें लाया गया। शुरू में उनको बड़े पद नहीं दिए गए, लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनी कि उनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया, उनको संगठन में भी बड़े पद दिए गए और उनको बड़े पैमाने पर टिकट भी दिए गए पार्टी की तरफ से। अभी आप आंकड़ा खुद ही रख चुके हैं कि इस लोकसभा चुनाव के अंदर 1/4 टिकट जो है वो 2014 के बाद जो दल बदल करके अपने दलों को छोड़ के भाजपा पे आए, उनकी जड़ें न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में है, ना उनकी जड़ें भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में है, वो उनकी जड़ें कहीं और हैं। ये स्थिति है। अच्छा, ये दोनों ये चाहते हैं कि संघ का प्रभाव भाजपा के ऊपर रहेगा। फ्लेवर और कलेवर बदल रहा है क्या? देखिए, वो जो आज की भाजपा है वो 2014 से पहले की भाजपा नहीं है, ये हम लोगों को मानना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इन लोगों ने उसको बदल दिया है और उस बदलाव में एक बहुत बड़ी भूमिका उन लोगों की है जो कि संघ और भाजपा की राजनीति से बाहर से आए हैं। ये दोनों वफादार हैं मोदी और शाह के प्रति। जो सांसद हैं, विधायक है, कार्यकर्ता, वो ठगा सा महसूस नहीं करेंगे? कर ही रहे हैं ठगा सा महसूस। देखिए, ये लोग जो हैं, जो आए हैं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भगवा ध्वज के प्रति वफादार नहीं है, ये मोदी और शाह के प्रति सीधे सीधे वफादार हैं, उनके प्रति निष्ठावान हैं। इन्हें उनसे कोई मतलब, संघ अगर इनसे कुछ कहेगा तो उनकी सुनेंगे ही नहीं वो। जबकि बाकी लोग जो हैं, संघ अगर उनसे कुछ कहेगा, कोई दबाव डालेगा, कुछ करेगा, संघ की तरफ से कोई अगर निर्देश आएगा तो उस निर्देश के बारे में वो लोग। और वैचारिक प्योरिटी की जो एक भाई विचारधारा की ईमानदारी की भी बात होती है। जब आप परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस को बताते हैं, देश में जो कुछ गलत हुआ है सबकी जिम्मेदार कांग्रेस, तो उन्हीं के नेता आपके पास आकर कैसे पाक साफ हो जाते हैं? नहीं हो जाते हैं पाक साफ, लेकिन उससे मतलब नहीं है उनको। उनको इस बात से, हम लोग जो तर्क दे रहे हैं, इस तर्क से उनको कोई मतलब नहीं। जनता को फर्क पड़ता है? नहीं, जनता को तो फर्क पड़ता ही है। इसीलिए लगातार देखिए, भाजपा के आला कमान के नेतृत्व, आला कमान की साख, मोदी की साख, भारतीय जनता पार्टी की साख, उसके प्रभाव क्षेत्र में भी उसका छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में देखिए क्या स्थिति है। राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी का ग्राफ उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है, बल्कि कहीं कहीं घट रहा है। उत्तर प्रदेश में तो घट भी गया है बाकायदा। कम से कम जो CSDS के आंकड़े हैं वो तो इस बात को बताते ही हैं। तो असर तो पड़ ही रहा है। अब असर पड़ने की गति धीमी है, लेकिन धीरे धीरे करके ये सब चीजें संचित होकर भारतीय जनता पार्टी की छवि गिरा रही हैं और इसका भाजपा को दीर्घकालीन तौर पर राजनीतिक नुकसान होना बिल्कुल तय है। विनोद अग्निहोत्री, ये इंपोर्ट पॉलिसी अगर मैं कह दूं बीजेपी की कि इंपोर्ट कर लो, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की जो पॉलिसी चल रही है, खास मैं हरियाणा और महाराष्ट्र के संदर्भ में आपसे पूछूं। वहां पर तो अब चुनाव है और हरियाणा का हमने लेखा जोखा पूरा बता ही दिया और महाराष्ट्र की भी तफसील दर्शकों के सामने है। उसमें अजित पवार भी हैं, उसमें अशोक चौहान भी हैं, मिलिंद देवड़ा भी हैं। तमाम जो ये बातें हैं, इसके राजनीतिक असरात भी होंगे या ये सिर्फ एक नैतिकता के तकाजे की हम बात कर रहे हैं और इसका राजनीतिक नफे नुकसान में कुछ लेना देना नहीं, और होगा भी तो बीजेपी को फायदा होगा, नुकसान नहीं होने वाला? आपकी राय? देखिए, हमारे पूर्व वक्ताओं ने लगभग वो सारी बातें कह दी जो मैं कहना चाहता था, लेकिन फिर भी एक दो बातें जरूर जोड़ूंगा मैं इसमें।
नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो हमसे ज्यादा मजे हुए राजनेता है। तो नफा नुकसान तो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जितना हम नहीं समझ सकते। तो अगर उनको नफा नहीं लगता तो वो काहे के लिए ये सब करते। दूसरी बात ये है कि जो शक्ति की राजनीति की जो बात आशुतोष कह रहे थे, उसको सबसे पहले प्रमोद महाजन ने समझा था, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में जो लेटरल एंट्री की बात शुरू हुई थी, याद कीजिए 2004 का वो दौर जब लगातार बाहर से लोग आना शुरू हो गए थे, और नरेंद्र मोदी ने उसके बाद उसको आगे बढ़ाया है। आज की तारीख में मोदी जी इस बात को समझ रहे हैं कि भाई जब तक वो सत्ता दिलाते रहेंगे, जब तक उनके नाम पर वोट मिलेगा, तब तक वो किसी को भी लाके किसी को भी खड़ा कर दें तो नहीं, ये किसी को भी लाकर खड़ा कर दें, इससे बीजेपी के ओरिजिनल कार्डर में एक उदासीनता आती है क्या, या आ ही चुकी है? दरअसल आती है क्या तो बहुत ही घुमा फिराकर कहने वाला सवाल हो गया। देखिए, ओरिजिनल कार्डर को आप दो हिस्सों में देखिए। एक तो समर्थक वर्ग होता है जो राजनीति में सीधे नहीं आता, खाली वोट डालता है, उसमें उदासीनता आती है। लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो झंडे डंडे बैनर लेके चलता है, वो सत्ता के साथ भी उसको जोड़ना होता है, उस सत्ता के लाभ भी लेता है। तो उसको भी लगता है अगर सत्ता आ रही है तो ठीक है, किसी के जरिए आ जाए। अब सुनील जाखड़ पंजाब के अध्यक्ष हैं, बताइए, कांग्रेस के हैं, लेकिन पंजाब के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने स्वीकार कर लिया उनको। हेमंत विश्व शर्मा को स्वीकार कर लिया आसाम के बीजेपी के नेताओं ने। हेमंत विश्व शर्मा तो एक अपवाद हो सकते हैं। सुनील जाखड़ ने ऐसा कौन सा तीर चला दिया? या जो हरियाणा और महाराष्ट्र की बात है, हरियाणा में 6 बाहरी जो उम्मीदवार थे, जो सांसदी के उम्मीदवार, वो बाहरी थे। उसका नतीजा भी देख लिया, 10 में से 5 पर ही आई बीजेपी। नहीं, उसके बावजूद किरण चौधरी को राज्यसभा में भेज दिया। हाँ, मैं वही समझना, वो पॉलिटिक्स में आपसे समझना चाह रहा हूं। तो यही तो, ना वो पॉलिटिक्स इसलिए है जो अभी किसी ने कहा था कि भाई वहां चुनाव जाट वर्सेस नॉन जाट में होना है, लेकिन जाट वोटों में कोई नाराजगी ना हो तो एक जाट चेहरा भी चाहिए। भाजपा के पास इसमें कोई जाट चेहरा मुकम्मल है नहीं। किरण चौधरी के रूप में बंसीलाल की बहू हैं, वो उनको राज्यसभा भेज दिया गया, ले आया गया। सुभाष बराला कर पाएंगी, वो ओपी धनखड़ किसान मोर्चे पर वो अपना झंडा बुलंद किए रहे, डटे रहे इतने सालों से, क्या वो जाट चेहरा नहीं है? सवाल ये है कि वो रिजल्ट नहीं दे पाए। वो जाट चेहरा है ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आमने सामने की लड़ाई किरण चौधरी कांग्रेस पर लड़ती रही हैं। तो वो इसलिए जो है उनको बीजेपी ने उन पर दांव लगाया है कि वो हुड्डा के सामने एक जाट चेहरा के रूप में आवे। आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे अलग, जो नाम आपने लिए वो नाम कभी हुड्डा के सामने खड़े नहीं हो सके। चुनाव भी हारती दिखी। कितना रसूख, कितना वक्त उनका रह गया है भिवानी महेंद्रगढ़ इलाके में, ये तो खैर अभी विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी पता लग जाएगा। पर ये राजनीति विशुद्ध राजनीति है, साम दाम दंड भेद की राजनीति। जैसा राकेश शुक्ला ने कहा, एक समर्पित कार्यकर्ता है और एक जो समर्थक है वो कुछ अपना वोट बैंक लेकर आता है, उनको जोड़ने की एक कवायद है क्या? असर क्या होंगे? और महाराष्ट्र और हरियाणा में खासकर, और झारखंड में भी अब वो चंपाई सोरेन को लेकर 2 दिन से 3 दिन से कयासों के बाजार बड़े गर्म हैं, पर ना अभी एंट्री हो पा रही है, ना ये किसने दरवाजे खोले थे, अभी भी वो पूरी तरह से खुल क्यों नहीं रहे हैं। ये भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिन हमें देने वाले हैं।